आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि जम्मू और कश्मीर की क्या समस्या है। उस समस्या का एक बृहद अंग इस वॉल्यूम में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह समस्या है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 26 अक्टूबर 1947 की रात को श्रीनगर के आसपास कबायली सेना स्थित हो चुकी थी और अगर जम्मू कश्मीर के राजा हर्ष सिंह अगर एनेक्सेशन लेटर में साइन नहीं करते और वो भारत का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं करते तो श्रीनगर की जनता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। जैसा कि इसके पहले श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बारूमुला और बहुत सी जगहों पर जम्मू कश्मीर की जनता को तकलीफ उठानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है और भारत की सेनाएं पाकिस्तान की कबीलाई सेना को पीछे ढकेल रही होती हैं, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाने की घोषणा कर दी। और यह पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यूएन में जाने की घोषणा के बाद सबसे पहला जो निर्णय हुआ वो यह हुआ कि जो जहां पर है वहीं पर स्थिर हो जाए और युद्ध विराम किया जाए। दूसरी बात यह शर्त थी कि उसके बाद कि दोनों देशों की सेनाएं, खासकर जो पाकिस्तान की सेना है वो उस जगह को छोड़कर चली जाएगी। और तीसरी घटना में होगा कि वहां पर चुनाव कराया जाएगा और चुनाव कराने के बाद यह तय वहां की जनता करेगी कि वह पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ अपने संभावनाओं की, अपने फायदे की बातों को तो मानना पसंद करता है, लेकिन वो नैतिक नियमों को या दुनिया की बातों को मानना पसंद नहीं करता है। उसने वैसा ही किया जब यूएन में ये बात तय थी कि उसे वो जगह, उसके सैनिकों को खाली करना पड़ेगा, पूरा जो वो जगह कब्जा की हुआ है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, लेकिन उसने खाली नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि देश की जो जनमत है, यानी जम्मू कश्मीर का जो जनमत है वो भी जनमत भारत के साथ जाएगा। तो अगर वहाँ चुनाव हो जाते, जैसा कि वो कह रहा था कि चुनाव कराया, आज भी वो मीडिया में उनके लोग कहते थे आपने चुनाव क्यों नहीं कराया, लेकिन वो इस बात पे चुप हो जाते हैं, आज भी चुप हो जाते हैं, उस समय भी चुप हो जाते थे कि वो यूएन की पहली शर्त को क्यों नहीं मान रहे हैं कि पहले वो एरिया खाली करें और उसके बाद वहां पर चुनाव होगा। वो नहीं मानेंगे, उस समय भी नहीं माना। और वो जो यूएन में जाने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी का कॉन्फिडेंस था कि देश की जनता उनके साथ रहेगी, और ये सच था कि रहती, लेकिन जब पाकिस्तान वो जगह खाली करे तो चुनाव होगा ना। उसे जो जमीन श्रीनगर की कब्जा कर ली थी उसने उसे खाली नहीं किया और वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है। आप को जानकर आश्चर्य होगा कि वो जगह लगभग केरल से दुगनी है जो पीओके के पास है। और अगर हम किलोमीटर के रूप में कहें तो यह 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा जबरदस्ती ऑक्युपाइड किए हुए हैं। इसमें से भी जो ये 78,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है उसमें से लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा वो अक्साई चीन के पास का जो हिस्सा है वो चीन को दे देता है। वहां पर वो चीन अपना नियंत्रण कर लेता है, जिससे पाकिस्तान ने इसे बहुत ही चालाकी से काम किया, जिससे चीन के भी हित उस एरिया से जुड़ जाएं और अगर भारत कभी उसको लेने का प्रयास करे तो चीन भी उसमें स्टैंड ले। जैसा कि पिछले एक सप्ताह में आप देख सकते हैं चीन के द्वारा कुछ उकसाने वाली कार्रवाइयां की गई हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने अब अपने मैप में गिलगिट बाल्टिस्तान का टेम्परेचर दिखाना शुरू किया है। दोस्तों, ये इतनी छोटी बात नहीं भारत जैसे देश के लिए। क्यों? क्योंकि 1970 में हमने बांग्लादेश का टेम्परेचर दिखाना शुरू किया था और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 1971 में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया था। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसीलिए अब जब बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है
तो पाकिस्तान में खलबली मचना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि चीन के हित भी पाकिस्तान से जुड़े हैं या उस पीओके की एरिया से जुड़े हुए हैं, वो अपना ट्रेड रूट का जो रोड बना रहा है वो उसी एरिया से गुजरता है। दूसरा, अभी कल की खबर है कि वहाँ पर पाकिस्तान में ने पीओके किसी एक एरिया पे डैम का नियंत्रण भी, एक बांध का नियंत्रण भी चीन को देने जा रहा है। वो चीन के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत शायद वर्तमान समय में शायद नहीं, कन्फर्म वो हमसे युद्ध लड़ने की स्थिति में ना पहले था, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो चीन को आगे रख करके, चीन के हितों को प्रभावित कर करके सुरक्षित रहना चाहता है। और चीन को भी पता है कि अगर उसे अपने ट्रेड इंजन को मजबूत करना है तो जो पुराना सिल्क रूट है जो पीओके से होकर गुजरता है, जिस सिल्क रूट ने कुषाण काल में भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था, हम विश्व में बहुत बड़े मर्चेंट व्यापारी के रूप में उभर कर आए थे। हमने बहुत बड़ा एक व्यापार मध्य एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार में हमने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो चीन को पता है कि पीओके का एरिया न केवल स्ट्रेटजिक रूप से बल्कि व्यापार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भारत के व्यापार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ क्षेत्र है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वाटर रिच एरिया है। आप जानते हैं कई बार ये कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो वाटर रिसोर्सेज रिच एरिया है और भारत की बहुत बड़ी पानी की समस्या भी वो सॉल्व कर सकता है, हमारा अपना ही क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत सरकार ये तय कर चुकी है, जिसे 1994 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा भारत की पार्लियामेंट ने भी वादा किया है संसद के अंदर, अर्थात इस देश के लोगों से, कि पीओके का हिस्सा हमारा अपना है, पाकिस्तान ने उसे जबरदस्ती कब्जा हुआ है और हम उसे आने वाले उपरोक्त समय पर खाली करवा लेंगे। और गिलगित बाल्टिस्तान में जो टेम्परेचर दिखाया गया है, इससे मुझे लगता है कि उपरोक्त समय बहुत जल्द आने वाला है। दूसरा, अगर हम इसी बात में एक चीज़ और देखें दोस्तों कि भारत की रणनीति कितनी बदल गई है। हमने अभी पिछले वीक के समाचारों का विश्लेषण करें तो हमने पाकिस्तान के चीन के बॉर्डर तक हमने अपनी सेना को बहुत शीघ्र पहुंचाने का प्रयास के लिए बहुत अच्छी रोडों का निर्माण किया। हमने असम में एक बेहतरीन 2 पुलों का निर्माण किया, जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। हमारी सेना 12 मास नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गई है। जो रास्ता हम 20 घंटे में पूरा करते थे उसे हम 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बरसात में हम अरुणाचल प्रदेश से कट जाते थे, हमारी सेना की कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में वो बांध, जब भारत के प्रधानमंत्री 4 कदम चीन की ओर चलते हैं, वो सीन मुझे आज भी याद आता है और वो संकेत था भारत के बढ़ते हुए कदमों का, जो मैंने महसूस किया था। दोस्तों, अब इसके बाद अब एक घटना और विश्लेषित करते हैं कि चीन ने धमकाने की कोशिश में हमारे सैनिकों को और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि अगर हमारे 4 सैनिक घायल हुए हैं तो उनके साथ और 10 घायल। ये बदलता हुआ भारत है। अगर उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर हमारे बॉर्डर के एरिया में आसपास उड़ाए तो हमने सुखोई भेज दिया। 2 बड़े राष्ट्रों के बीच में युद्ध के पहले या तकरार के पहले मानसिक युद्ध चलता है, जिसमें हम संकेत देते हैं, तुम हमारे 4 घायल करोगे, हम तुम्हारे 7 घायल करेंगे, तुम हेलीकॉप्टर भेजोगे, हम सुखोई हम क्या भेजेंगे। ये भारत का संकेत है, ये बदले हुए भारत का संकेत है। इसे चीन को और पाकिस्तान को समझना ही होगा। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दूसरी चीज़ें में चल रहे हैं। अमेरिका, आप जानते ही हैं क्या स्थिति है चीन के साथ में, उसके संबंधों को, और फ्रांस के साथ, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये देश उनसे बहुत बुरी तरह से चीन से खफा हैं और ये एक नया विश्व परिदृश्य बनने जा रहा है और आने वाले समय में इसके प्रभाव बहुत बड़े दिखाई देंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, आप जाके देख लीजिए। जब 3 हफ्ते पहले भारत की सारी मीडिया ये कह रही थी कि चीन इस विश्व को अपने कब्जे में ले लेगा, तब भी मैंने ये क्लियर करने का प्रयास किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारत एक नया खिलाड़ी बनकर उभरेगा। आप पीछे मेरे वीडियो में देखिए, कोरोना सीरीज के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, उसमें ये बात मिल जाएगी। और अब आज का मीडिया, आप पिछले 10 दिनों में या 5 दिनों का एनालिसिस देखेंगे तो ये चीज़ें होते हुए दिखाई देनी शुरू हो गई। चलिए अब हम पीछे आते हैं पीओके वाली समस्या में। तो हमारे लिए वो जगह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो
हाईली नेचुरल प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं, वाटर सफिशिएंट है, एशिया के ट्रेड रूट में पड़ता है और सिक्योरिटी रीजन से भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, वो हमारे पास हमारे हिस्सा जम्मू कश्मीर का, जब महाराजा हर सिंह से 27 अक्टूबर 1947 को फाइनल साइन हुई थी, तब जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की बात हुई थी। उसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में, और पीओके का जो हिस्सा है जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और जिसमें 2016 में चुनाव भी हुए थे। यह चुनाव का नाटक किया था पाकिस्तान ने, और वहाँ पर जो पीओके में पीएम और प्रेसिडेंट भी होते हैं। इस चुनाव में 1.8 मिलियन लोगों ने, यानी लगभग 18 लाख लोगों ने चुनाव में भाग लिया था। लेकिन वो चुनाव मात्र दिखावा है जो पीओके में कराया जा रहा है। और पाकिस्तान ने 1970 में ये जो पीओके का हिस्सा है और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, इसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के रूप में रख करके एक पृथक क्षेत्रों के रूप में रखा था, एक जगह चुनाव करके और एक जगह अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण करके इसको अपने नियंत्रण में रखे हुए। और भारत, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, कुछ ही माह के अंदर, वो माह मुझे बताना बड़ा मुश्किल है भारत सरकार के लिए प्रेडिक्ट करना, लेकिन कुछ शीघ्र ही इसके निर्णय आपको सकारात्मक रूप से दिखेंगे। और हम लोग मुजफ्फराबाद तक यात्रा करके आएंगे। अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री में हम लोग अपनी गाड़ियों सोचेंगे क्यों मुजफ्फराबाद तक चलते हैं। दूसरा, जब वो पीओके पूरा हमारे पास होगा, हमारे कब्जे में होगा, तो हमें अफगानिस्तान से रिलेशन बनाने में या पूर्व सोवियत संघ के जो क्षेत्र बचे हुए राज्य हैं उनसे जुड़ने में बहुत आसानी होगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इससे हमारी एनर्जी इफिशियंसी, जो अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके और एनर्जी इफिशियंसी को रोक दिया था, वो एनर्जी इफिशियंसी को हम पुनः वापस पा सकते हैं। क्योंकि हम अफगानिस्तान से, हमारा बॉर्डर एक कोने पर जुड़ता है, और उसके माध्यम से हम इराक, ईरान और उन देशों से जो पेट्रोल और एनर्जी एफिशिएंट देश हैं, या रसिया के उन पूर्व सोवियत संघ के उन देशों से हम जुड़ सकते हैं, और गैस की व्यवस्था और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से भारत ला सकते हैं। तो हमारी ये जो पीओके की समस्या को अगर हम सॉल्व करते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान की समस्या को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो न केवल हमारा पूरा वो जो हमारी भारत माता का नक्शा वो कंप्लीट होगा, बल्कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी भी सिक्योर होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो हिस्से को हम प्राप्त करें। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2017 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उसने कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत का है, वो भारत का है। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा 2017 में पारित किया था। तो इसलिए ब्रिटेन की संसद तक ये बात मानती है कि भारत का जो पीओके का हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है, वो भारत का है। 1994 में हमने तो रेजोल्यूशन पारित किया ही था, लेकिन विश्व के उस देश ने जिसने भारत पाकिस्तान दोनों पर शासन किया था, उसके यहाँ भी एक ब्रिटिश पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पारित किया गया था। जब 1947 में हमला किया था पाकिस्तान ने, और भारत के प्रधानमंत्री यूएन चले गए थे, तो जो हिस्सा पाकिस्तान के पास था और उसमें से कुछ हिस्सा वो चीन में चला गया, और 1962 में इंडो चाइना वार में भी कुछ हिस्सा चीन के पास है, अक्साई चीन के रूप में। तो अगर हम देखें, पूरे जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और हमारे जम्मू कश्मीर का और 10% हिस्सा चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। 1962 के वार में वो जगह जीत ली थी, और हम उससे आज तक वापस नहीं ले पाए हैं। और बचा हुआ 60% जो नेचुरल हमारा है, मात्र हमारे पास 60% है, 40% हमारे शत्रु राष्ट्रों के पास है, और जिसे हमें यथाशीघ्र प्राप्त करने का प्रयास करना है। दोस्तों, आज हमने उन चीज़ों को बताने का पीओके में प्रयास किया है जो सामान्य पर चर्चा में रह जाती है। मैंने गिलगित बाल्टिस्तान में कितने ज़िले हैं, कितना एरिया कवर होता है, इन चीज़ों को छोड़ते हुए वो स्ट्रेटजिकली जो चिंतन वाली चीज़ें हैं उनको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई इस वीडियो में कोई प्रश्न उठता है तो निश्चित आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करूँगा। अगर उस क्वेश्चन में वीडियो बनाने की संभावना है, तो जैसे मैंने पिछले 8 मिनट का वीडियो बनाया था, मैं उस क्वेश्चनर में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, आप अगर प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर बनाऊंगा। आप प्रश्न ही नहीं करेंगे, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उस व्हाट्सएप का क्वेश्चन नहीं दूंगा। आप यूट्यूब में प्रश्न करिए, क्योंकि उस प्रश्न से कभी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, उससे बहुत अच्छे उत्तर मिल सकते हैं, तो वो उत्तर सब तक पहुँचे। इसीलिए
आप YouTube में कमेंट करेंगे, नीचे सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। आप ये काम करिए, मैं आपको बेहतरीन जितना संभव है उतनी अच्छी जानकारी आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।